बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और यह अरमला हसन इस उम्मीद और दुआ के साथ कि एक नई सुबह का आगाज़ आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आया है। नहीं तो दुआ है कि लेकर आए और आज का दिन भी आपका खैर आफियत से गुजरे। एक नए दिन का आगाज़ तो हो ही चुका है। पॉजिटिवली आगाज़ कीजिए और इस उम्मीद के साथ कीजिए कि इंशाल्लाह जो भी होगा वो बेहतर होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आता है, बहुत ज़्यादा उसको चेंज कर देता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो आपकी लाइफ वैसी पुरसकून रहती है और दूसरों की भी रहती है। बिल्कुल, और आपकी वाइब मस्बत होनी चाहिए। अच्छा जी, इससे पहले हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, वैसे तो आपने सोशल मीडिया पे कल देखा ही होगा और हमारे अपने चैनल पे भी देखा होगा, एक बड़ी अफसोसनाक खबर, एक बड़ी अफसोसनाक हैपनिंग जिस पे हमें कम से कम अभी तक यकीन नहीं आ रहा, वो शब्बीर हुसैन के हवाले से है, जिनको आप कल इस वक्त अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ लाइव देख रहे थे। हमारे कोरेस्पोंडेंट सीनियर नुमाइंदे, हमारी टीम का सीनियर पार्ट कल हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस बीपर के बाद जो हमने उनका एक्सप्रेसो के अंदर किया था हसनाबाद सिचुएशन के हवाले से, उसके कुछ ही देर बाद उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले। बहुत ही अफसोसनाक खबर। हमें तो जब मैंने इवन अरबला से शेयर किया और हमारे साथ टीम ने शेयर किया तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। आई वाज स्टिल इन स्टेट ऑफ शॉक कि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ कितनी वियर्ड है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि हम अपनी लाइफ के हवाले से कितना कुछ प्लान करते हैं और हमने बीपर लेते हुए शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि आधे घंटे बाद या थोड़ी देर के बाद आप अल्लाह ताला ने उनके लिए ये लिखा हुआ है और जिस तरह से उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ, उनकी डेथ हो गई। सो हमारे लिए एक बहुत जो कहते हैं आई ओपनिंग सी एक चीज़ थी कि वी प्लान सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइव्स, और जब हम उसको देखते हैं, एग्जीक्यूट करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होगा। जो शब्बीर की फैमिली है वो अब भी हमारी फैमिली है, एक्सप्रेस की फैमिली है। हम उनसे इज़हार अफसोस भी करते हैं और फ़ख्र की बात यह है कि आखिरी लम्हे तक जो शब्बीर हुसैन है वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थे, फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे थे। अल्लाह उन्हें तरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को सब्र अता करे। इस दुआ के साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। इदारों के खिलाफ हिर्जा सराई, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के एक दूसरे पर इल्जामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयानात का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। रियासती इदारों के खिलाफ बयानात, साबिक वजीर आजम इमरान खान का आज जेलम के जलसे में हुकूमत को भरपूर जवाब देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब के मामले पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम में कशमकश, शहबाज शरीफ की समरी मुस्तरद। आरिफ अलवी का उमर सरफराज चीमा को हटाने से साफ इनकार। हुकूमत का नैब कवानीन समेत दीगर रूल्स में तब्दीलियों का फैसला। वजीर आजम ने हाई पावर कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। आज वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्की मैशियत बुरी तरह मुतासिर। महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू, डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, अरबों रुपए डूब गए। अलहमरा आर्ट काउंसिल में विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद और इसका अहवाल जानिए सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। और फर्ज कीजिए कि कायनात को बने 14 अरब नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल हुआ है। दिलचस्प हकाइक जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। जी, हेडलाइंस आपने जानी, इकोनॉमी पे भी बात होगी, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग पे भी होगी, लेकिन आगाज में बात करेंगे आज की बड़ी खबर पे। तहरीक-ए-अदम एतमाद के बाद पीटीआई हुकूमत तो तब्दील हुई, नई मखलूत और तजर्बाकार हुकूमत आई, लेकिन इसके बावजूद ना तो सियासी इस्तेहकाम आया ना मुआशी इस्तेहकाम आया, बल्कि हम अगर इसको मज़ीद आसान अल्फाज में कहें तो शदीद सियासी माज़ाराई के मईशत पर इस वक्त मनफी असरात पड़ने लगे हैं। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, डॉलर है उड़ता जा रहा है। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से मुतासिर है। गुज़िश्ता रोज़ भी हम अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो बदतरीन मंदी देखने में आई है। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में भी मुसलसल कमी है और मार्केट मुसलसल दबाव का शिकार है। अगर IMF प्रोग्राम की बात करें तो इसमें भी एक ताख़ीर है और ये ताख़ीर ही दर हकीकत मार्केट की गिरावट की वजह भी बन रही है और इसी सूरत हाल पे हमने सारी आज पे बात करनी है। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन एक्सपर्ट शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया
शहबाज साहब, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली इकॉनमी के हवाले से कुछ इतनी हौसला अफजा चीज़ें नहीं है हमारे सामने। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी हमें इकॉनमी के हवाले से कुछ इस तरह की शिकायत रहीं और फिर हम उस पर डिस्कशन भी करते रहे, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि जी हम बहुत बेहतर करेंगे, हमारे जो चैलेंजेस हैं हम उस पर काबू पाएंगे और फौरी कोई ना कोई इकदाम किए जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर जिस तरह से भी हम इंट्रो में भी शेयर करे थे को इकदाम हमें उस तरह से उनका इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये हुकूमत के लिए तो चैलेंजिंग है, आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए इस वक्त ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सियासी जो एक हालात होते हैं उसकी पाकिस्तान की इकॉनमी पर बहुत गहरे असरात होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला नजर आ रहा है वो हुकूमत के अंदर फैसले करने की जो सलाहियत है वो मुझे कमजोर पड़ती हुई आ रही है। जब ये लोग इक़्तिदार में आए थे पिछले माह, ऑल्दो कि अभी हम बहुत ही एक फर्म पोजीशन इनकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर नहीं थे, सिर्फ 3 हफ्ते या 1 माह इनको हुआ इक़्तिदार में आए हुए, और कैबिनेट भी आपको पता है कि ताख़ीर से बनी, लेकिन इसके बावजूद कुछ इनिशियल स्टेप्स तो इनके बड़े पॉजिटिव थे। जैसे इन्होंने बिल्कुल वक्त का ज़िया नहीं किया और फौरन ये अमेरिका के और IMF के साथ मुज़ाकरात की बहाली का इन्होंने जो है वो उसका जो प्रोसेस था उसका आगाज कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी पास इमीडिएट ऑप्शन थी कि दोस्त ममालिक से कुछ कर्जे लेने का इनका प्लान था, और ये प्लान इन्होंने जो हल्फ लेना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसके पहले ही उसके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो हमें लग रहा था कि जो एक PTI की हुकूमत का खासा था कि उनमें इनडिसाइसिवनेस होती थी, वो डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो करते थे, वो हमें लगता था कि PMLN के टाइम पे नहीं होगा, और जो पहले इनके 2 मैंने इक़दाम आपको गिनवाए वो बिल्कुल वो उसके मुताबिक थे, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अब जो हो रहा है बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना कमिटमेंट्स दे के अमेरिका में IMF को कि जो एक सबसे बड़ा एक मसला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए छोड़ दिया है कि गालिबन दहाइयों में ये पहली दफ़ा हुआ कि हम डीजल और पेट्रोल के ऊपर अब सब्सिडी दे रहे हैं। पहले हमारी डिबेट ये होती थी कि टैक्स कितना ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स की जो रेशो थी वो बहुत हाई थी, पेट्रोलियम लेवी भी, सेल्स टैक्स भी था, कस्टम ड्यूटी भी थी, तो इसके ऊपर वो सारे टैक्सेशन की वजह से प्राइसिंग बहुत हाई थी। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर 29 रुपए सब्सिडी है फी लीटर और डीजल के ऊपर 73 रुपए फी लीटर सब्सिडी है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कमिटमेंट IMF को दे के आए थे कि इन रिटर्न ऑफ रिवाइविंग द प्रोग्राम, और फिर इसका जो पीरियड है उसको अभी खत्म हो रहा है चूंकि प्रोग्राम सितंबर 2022 में, इसको एक्सटेंड करना है जून 2023 तक, और इसका जो इसका साइज है $6 अरब और $6 अरब से बढ़ाकर इसको $8 अरब, तो उसके बदले में ये जो सब्सिडीज पिछली हुकूमत देके गई थी हम ये विड्रॉ कर लेंगे, और एक्सपेक्टेशन ये सब्सिडीज जो है ये यकम मई से विड्रॉ हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो सकी, तो ये एक वीकनिंग इंडिकेशन। ये मुझे पहली दफा लगा कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा यहाँ पे इनके जो इनको एक कुछ नहीं दिखा रही। ठीक है शहबाज राना, ये पॉलिटिकल प्रेशर तो हो, हमें मालूम है, आपके ख्याल में बीइंग एन इकोनॉमी एक्सपर्ट ये कितना मैंडेटरी है इस वक्त इस प्रेशर के बावजूद इन प्राइसेस के ऊपर? क्योंकि कुछ हमें वो माहिरीन मईशत तो नहीं है लेकिन माहिर सियासत ज़रूर हैं जो बात करते हैं, ये कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत कुछ भी करे पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल करे, क्योंकि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है। एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये हुकूमत के लिए किस हद तक अब मैंडेटरी है, यानी कि अब ये नागुज़ीर हो गया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाना है और बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे एक सवाल ये भी मेरे जहन में आता है, जो कि आपने कहा 3 ही हफ्ते हुए हैं, तो 3 हफ्ते पहले जो ही शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई थी तो एकदम हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गया था, डॉलर की प्राइस भी नीचे आई थी, कोई 182 तक को 81 तक को टच करके वापस गया था। तो वाज दैट एन आर्टिफिशियल बबल जो कि इमरान खान के जाने से पहले बना था, एकदम शहबाज शरीफ साहब को के लिए एक वेलकमिंग सिचुएशन बनी, एंड देन अब ये नेचुरल बैक टू नॉर्मल जा रहा है? इस पर भी जरा अपनी राय दीजिए। देखिए आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दूंगा। जब स्टॉक मार्केट ऊपर गई और रुपए की कदर जो है वो बेहतर हुई डॉलर के मुकाबले में, जब शहबाज शरीफ साहब दिया तो वो मार्केट की तरफ से एक साइन था कि जो पिछली हुकूमत थी जो फैसले नहीं कर पा रही थी और या उसके जो फैसले थे वो इकोनॉमी को डैमेज कर रहे थे, वो सूरत हाल खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बबल तो नहीं कह सकते, बट सेंटीमेंट था जिसको मार्केट ने कैश किया, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है तब कैश होती है और जब नीचे जाती है तो फिर भी किसी का फायदा होता है और किसी का नुकसान भी हो रहा होता है। तो वो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो मैन्यूवर थी या उसमें कुछ किसी ने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, ये होता है। आप जैसे अभी आपने भी अपने
कहा कि जी पीटीआई के मुकाबले में पीएमएलएन से एक्सपेक्टेशंस बेहतर थी, तो वो ठीक था। फिर मार्केट ये देखती है कि ये तो हो गया, वेलकम तो हो गया, अब आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आपका पहला सवाल है कि ये जो सब्सिडी का विड्रॉल है, कितनी अहमियत है इसकी। मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि जो इकोनॉमी को कवर करते हैं लोग, उनके अंदर एक कंसेंसस है कि सब्सिडीज नहीं रह सकती। इतना बड़ा इसका है, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा लें कि जब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने ये सब्सिडीज अनाउंस की, तो उन्होंने फरमाया कि इसका जो 4 माह का खर्चा होगा वो 146 अरब रुपया होगा। अच्छा। सिर्फ 2 माह के अंदर 102 अरब रुपया खर्च हो चुका है, इसके ऊपर जो कॉस्ट आ चुकी है। और ये जो मई का महीना है, सिर्फ मई के महीने का एस्टिमेट 102 अरब रुपया है। तो अच्छा, इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। जस्ट टू कंक्लूड, मुमकिन नहीं होगा। ये चीज कल डॉक्टर मुसद्दिक की स्टेटमेंट में सुन रहा था, शहबाज राना आपकी आवाज़ भी थोड़ी ब्रेक हो रही है, आई होप हम आपको सुन पाएंगे। कल उनका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएंगे, लेकिन वो क्लास जो कि इससे ज़्यादा जिसको ये नुकसान देती है, ज़्यादा मुतासिर होती है, उसके लिए पहले पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो आप चूँकि बराह रास्त राब्ते में हैं बहुत सारी अहम शख्सियात के साथ जो कि ख़जाना के अमूर को या माशी अमूर को देखती हैं, तो वो क्या पॉलिसी हो सकती है जिससे उस एक तबके को फ़ायदा दिया जाए जो कि बराह रास्त मुतासिर होता है, और जो दूसरा तबका है वो इस बोझ को बर्दाश्त करे? वो पॉलिसी कोई आपके सामने कोई ऐसा पेपर आया है, आपकी नज़र में है? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक प्रपोजल ये था कि चूंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल उसकी 2-3 इकसाम होती हैं, 92 है, 95 है, 97 जिसको हाई ऑक्टेन बोलते हैं, कि एक 87 होता है जो कि लो क्वालिटी का होता है, कि मोटरसाइकिल या रिक्शास के लिए वो एक 87 के ऊपर हुकूमत सब्सिडाइज उसको कर दे, वो भी कोई इतना नहीं लगता। इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ वो एक टारगेटेड सब्सिडीज का आपका मैकेनिज्म हो, जो लोग पाकिस्तान जो गरीब तरीन तबका है, वो जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए या किसी और तरीके से आप उसको सब्सिडाइज कर दें। डायरेक्ट पेट्रोल पंप के ऊपर सब्सिडीज का हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये है जो पहले आपका भी था कि इस वक्त हुकूमत के अपने अंदर एक डिवीजन नजर आ रही है। जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हमें ये सब कुछ काम ठीक करने हैं। इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने जो टीवी इंटरव्यूज दिए हैं, उससे मैसेज नेगेटिव गया है टू द IMF एंड टू द रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि मैटर करते हैं, कि डार साहब ना सिर्फ ये कि प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम खत्म करके नया प्रोग्राम नेगोशिएट करवाना चाहते हैं, बल्कि वो सब्सिडी पेट्रोल की फेवर में भी नहीं है। तो इस वक्त जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत के अपने अंदर, चाहे कोई कैबिनेट में है या नहीं, पहले तो हुकूमत एक पेज के ऊपर है, अपनी पोजीशन क्लियर। अगर हुकूमत सब्सिडीज देना चाहती है, अगर ये समझती है दे सकती है, अफोर्ड कर सकती है, दे, हमें क्या एतराज है? मैं और आप तो बेनिफिशियरी हैं। अगर नहीं देना चाहती तो क्लियर पोजीशन ले। 15 मई को ऊपर अपने जो भी प्राइसेस यकदम शायद ना कर सकें ये लोग, उतना भी इंक्रीज करें, और उसके बाद फिर 18 मई को IMF से मुज़ाकरात आपकी शुरू हो सकती है दोहा में। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने दोहा में मुज़ाकरात के हवाले से बात की। ऑब्वियसली आप IMF प्रोग्राम में जो ताख़ीर भी है या दीगर मामला जिसको आप भी डिस्कस करें, आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात का इम्पैक्ट फॉर द लॉन्गर रन आएगा? कोई अच्छा रिलीफ या कोई अच्छी चीज़ खुशाइंद हो सकती है जिस चैलेंज से हम अभी गुजर रहे हैं? देखिए, जो IMF का प्रोग्राम है, इसको अगर हम कहें कि अवाम को इससे फायदा होगा, अवाम को इससे फौरी तौर पर फायदा नहीं होता, इकोनॉमी को भी तौर पर फायदा नहीं होता, क्योंकि इसकी जो IMF का एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप हर चीज को स्लो डाउन कर दो, अखराजात को कंट्रोल कर लो, जो आपकी फिस्कल जो आप इनडिसिप्लिन है उसको खत्म कर दो, उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली होती है। हम ये जो बात करते हैं कि IMF में जाएं और आप फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ करें, हम इकोनॉमी का एक लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं कि नहीं, ये जो आप आज काम कर रहे हैं इसकी मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जब प्रोग्राम रिवाइव होगा, उसका फायदा ये हो जाएगा कि आपको, मुझे, पॉलिसी मेकर्स को, स्टॉक मार्केट को, एक्सचेंज मार्केट को, बिजनेसमैन को ये पता होगा कि अगले 3 माह, 6 माह, 1 साल की हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, वो किस, और फिर अगले कदोखाल है वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्लैरिटी इन दी पॉलिसीज आ जाती है, और क्लैरिटी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। बिल्कुल ठीक। जब तक क्लैरिटी होती उसका नुकसान ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। यस, आई नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, वो अपनी जगह पे परसिस्ट करेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। वो ना इस हुकूमत टाइम है,
और ना आज तक मैंने किसी हुकूमत में उसकी बिल देखी है कि वो इकॉनमी को एक लॉन्ग टर्म पे लेके जा सके। वो ज्यादातर पॉलिटिकल व्यू लेते हैं इकॉनमी का। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। इन दी एंड आखिर में रास्ते क्या हैं? हम अगर ये जो प्रेशर इस वक्त मुआशी तौर पे है, चूंकि मैं और आप ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे जब शहबाज साहब आए थे, चूंकि दे गॉट अ वेरी गुड टर्म्स विद सऊदी अरेबिया, विद चाइना, विद कतर, कुछ ऐसे ममालिक के साथ, तो हम कुछ एक डायरेक्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ हद तक हमें मिली भी है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे चैलेंजेस इतने बड़े हैं तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आ रहा जो हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपके ख्याल में अब रास्ते क्या है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास, मिफ्ता इस्माइल गवर्नमेंट के पास इस टर्मोइल से निकलने के लिए फिल वक्त? जो एक्सपेक्टेशंस थी कि चीन सऊदी अरब से हमें कोई इमदाद मिल जाएगी, वो पूरी नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, मैंने इसका प्रोग्राम में भी जिक्र किया और अपनी कल की खबर में भी, कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रिवाइवल और स्टेबिलिटी का रास्ता है वो थ्रू IMF गुजरता है। जब IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे तो बाकी जो बंद रास्ते हैं वो आपके लिए शायद वो भी खुल जाएं। सऊदी अरब से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि $7.5 अरब का हमें एक रिलीफ पैकेज मिल जाएगा, जिसमें $4.2 अरब तो पहले ही पाकिस्तान आ चुका है, उसको हम चाह रहे थे फर्दर एक्सटेंड हो जाए, वो मैच्योर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें हम एक्सटेंशन चाह रहे थे, वो तो शायद हो जाए। और सऊदी अभी फौरी तौर पर शायद वो पैसा विड्रॉ तो ना करें, लेकिन हमारा ये प्रपोजल ये था कि अभी हमें महाना $10 करोड़ का उधार मिल रहा है, इसको $20 करोड़ कर दें। वो प्रपोजल नहीं माना गया जो मेरी था, मैंने खबर में भी लिखा है। और उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम आपको कमर्शियल टर्म्स में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से या ओपेक फंड से हमको कर्जा आपको लेने में, उधार लेने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान खुद भी कर सकता है, उसके लिए शायद पाकिस्तान को सऊदी अरब की जरूरत नहीं है। दूसरा जो था वो कैश इमीडिएटली नहीं आ रहा। कैश आ सकता है अगर हम थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन ले आए, IMF का प्रोग्राम रिवाइव कर ले, तो शायद सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। और चीन के साथ भी इस वक्त जो मामला था वो इंतहाई नाजुक है। चीनी पाकिस्तान के साथ नाराज हैं। आप चीनियों का, आपके मुल्क में चीनियों का कत्ल हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं, और ऊपर से आप उनसे उधार पैसा मांगते हैं। टफ एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। ठीक है शहबाज राना, थैंक यू वेरी मच के एनालिसिस का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में जरूर बात होगी। शहबाज राना तजिया दे रहे थे अपना मुआशी सूरत हाल के हवाले से। क्या है पिक्चर? ठीक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं। तरजीह हमारी मईशत थी, हमने मईशत पे भी बात की। सियासत में भी इस वक्त माज़र आई और तलखियाँ अरूज पर है जी। जो रियासती इदारे हैं उन पर इल्ज़ामात और बयानबाजी का मामला है, इस पर हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त आमने सामने है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। धुआंधार किस्म के और जारहाना किस्म के जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है। इदारों से मुतालिक हम अगर जारहाना बयानात की बात करें तो इस पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन जो है उसको आड़े हाथों लिया इस मामले पर। इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। इतनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। इस बयान के चंद मिनट बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक तकरीब से खिताब किया, अपने बयानिए का भरपूर दिफा किया और शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात का भी भरपूर जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, कहता जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वह सही माने में कि मैं कितनी तौहीन की और तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क गद्दार, मीर जाफर, ये टर्मिनोलॉजीज़ अब हमें मुसलसल सुनने को मिल रही हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जवाब में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं इसका जवाब जलसे में दूंगा। तो क्या जवाब देते हैं ये भी हम देख लेंगे। खैर पंजाब के आइनी बहरान की भी बात कर लेते हैं जी। वहाँ पर भी संगीन ही चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अभी तक जो पंजाब काबीना है वो हलफ नहीं उठा सकी। मुस्लिम लीग नून जो गवर्नर पंजाब है उनको हर हाल में हटाने के लिए मुसर
मुतासर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाकर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब तैनात करने की जो एडवाइस है वो भेजी थी, लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, आपको पता ही है, उन्होंने गवर्नर पंजाब को हटाने की जो वज़ीर आज़म की समरी थी या एडवाइस थी उसे मुस्तरद कर दिया और ये भी वाज़ेह किया कि गवर्नर पर चूँकि बद इंतज़ामी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, न किसी अदालत ने उन्हें सज़ा दी है और न ही उन्होंने आइन की कोई खिलाफ वर्जी की है, इसलिए गवर्नर पंजाब को बकौल सदर मुमलिकत नहीं हटाया जा सकता। बहुत खिचड़ी है, सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को नहीं हटाया जा सकता, वो सदर की रजामंदी तक अपने ओहदे पर रहेंगे। जबकि काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदे से बरतरफ करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नए गवर्नर की जो तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर पंजाब अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, हमारे पास हमारे ब्यूरो चीफ है रियाज खान साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रियाज साहब। ऑब्वियसली ये जो मामला है एक वो कह लेना बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, लेकिन सबसे पहले ये जो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, चंद मिनट पहले शहबाज शरीफ साहब अपना दिफा करते हैं, उसके बाद अपने दिफा के लिए इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं जी मैं जेएलएम के जलसे में इसका जवाब दूंगा। तो ये क्या मामला है, कैसे रुकेगी ये सियासत? वैसे रुकेगी तो नहीं, ये जो बयानबाजी की सियासत है इसका क्या करना है? देखें, बात यह है कि सियासतदानों का काम क्या है, उन्होंने बयानबाजी करनी है। चूंकि एबटाबाद में आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने सराजुद्दौला, मीर जाफर सादक और फिर वहाँ उसके सफ़े सालार की जो वो हुई थी कि जी उसने गद्दारी की, ये सारी बातचीत की थी। अब हमें समझना चाहिए इस सारी बात को कि जैसे ही उससे एक दिन पहले पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज के हवाले से जब वो DGISI थे, मरियम नवाज ने बात की थी फतेह जंग के कि वो अपोजिशन को गर्दन से दबाते थे। अगले दिन इमरान खान साहब का बयान आ गया, उसके थोड़ी देर के बाद ISPR ने फिर कहा कि हमें आप अपनी सियासत में मत घसीटें। बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि इदारों को बीच में ना लाएं, हमारी पोजीशन ये नहीं है कि आप हमें सियासत में घसीटें। अच्छा, अब ये हुआ कि बहस चली मीडिया पे, तो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि बिल्कुल गलत गुफ्तगू हो रही है और इदारों को मत घसीटें। और मीर जाफर सादिक की सारी गुफ्तगू उन्होंने, वो जो इमरान खान साहब ने कही थी कि हम उसे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए चेक करेंगे कि हम किस तरीके से उनको रोक सकते हैं, उसका जवाब इमरान खान साहब ने अपनी एक तकरीब में दिया। मैं ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे और देखने वालों को पता चल जाए, तो जब ये शुरू हो गया काम कि जी मैं ये बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की कि मैं जेएलएम यानी आज के जलसे में वो जवाब देंगे, सियासतदानों को इसी तरह जवाब देना चाहिए। और पहली बात तो यह है कि इमरान खान को रिकंसिडर करना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहें, अपोजिशन का किरदार अदा करें, इलेक्शन का मुतालबा करें, जो मर्जी करें, सड़कों पे आए, धरने दें, कोई किसी को एतराज नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं शहर जैम करेंगे, मुल्क जैम करेंगे, फिर जाहिर है कानून हरकत में आने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड में इमरान खान साहब ने प्रेशर के लिए ये किया है कि सदर आरिफ अलवी साहब जाहिर है PTI की तरफ से नामजद हुए और जीते सदर मुमलकत के ओहदे पर, लेकिन वो इस वक्त आईनी मनसब से हटके PTI के एक कारकुन की तरह का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें मुख्तलिफ एडवाइसेस प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं। अब इमरान खान साहब की आखिरी एडवाइस ये थी कि गवर्नर चौधरी सरवर को बरतरफ किया जाए, तो सुबह 4 बजे बरतरफ कर दिया था। अब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी की एडवाइस कल 25 दिन हो गए उससे, यानी आज की तारीख में आप कह लें कि सुबह रात 12 बजे के बाद 25वां दिन था, तो उस वक्त तक उसको दबा के बैठे रहे। और 24वें दिन उन्होंने कहा जी कि ये जो आपने अभी सारा कुछ सुनाया कि जी ये गैर मंतकी है, वो बेईमानी नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि सदर आरिफ अलवी को कहीं ना कहीं अपनी इम्पीचमेंट यानी मुआखजे का एक खतरा मौजूद है, अभी है नहीं, लेकिन उनके ऊपर सेम वो आमिर साहब अब तो सबको सभी से खतरा वाली सिचुएशन। अच्छा, एक आप चूंकि उस पॉइंट से आगे निकल गए, मैं चाहता हूँ जरा उस पॉइंट पे आप अपना एक तज्जिया दे दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बयानात वाला सिलसिला है, लगता ऐसे है कि दोनों साइड्स यानी कि हुकूमत और अपोजिशन इदारों की खुशनुदी चाहती हैं और उस खुशनुदी में कभी तो कोई उनके हक में बात करते हुए किसी की मुखालफत कर जाता है और कभी उनकी मुखालफत करते हुए किसी के हक में बात कर जाता है। विद इन द इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें सफ़र हो रहा है और शायद इसलिए बार बार उनको आकर वजाहत भी करना पड़ रही है, एडवाइस भी करना पड़ रही है, एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है कि आप इस चीज़ को बीच में ना लाएं। इसके लिए मैकेनिज्म आमिर साहब क्या हो सकता है कि कम से कम जो भी हो, जैसे भी हो, पॉलिटिक्स को इदारों से या इदारों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए जब वो खुद इस बात के ऊपर मुसिर हैं। कोई मैकेनिज्म, कोई कमेटी, कोई फोरम बन सकता है इसका कि ये बात पॉसिबल हो, कोई जलसों में किसी के हक में या किसी के खिलाफ बात ना करे? तो इमरान खान साहब के लिए आपने जब कहा और PMLN के लिए कहा कि खुशनुदी चाहते हैं,
तो यहाँ मैं इमरान खान साहब से शुरू करूंगा कि वो खुशनुदी से मुराद ये है कि शायर चाहता क्या है। शायर ये चाहता है इमरान खान की सूरत में कि जो मोहब्बत और उल्फत उनके साथ पिछले 4.5 साल थी वो फिर 6 महीने पहले क्यों खत्म हुई। फवाद ने भी कह दिया, इमरान खान साहब ने भी बार बार अब तो इजहार कर दिया कि जब DGISI की तब्दीली हुई वो नहीं चाह रहे। वो जिस तरीके से अरकान पार्लियामेंट को मैनेज करते थे, सारे लोग किए जाते थे। आप देखें ना, जब आप हाँक के रेवड़ को लेके जाते हैं और जब डंडा ना हो पीछे तो लोग मर्जी करते हैं। तो सबसे पहले इनके अपने लोग निकले, उसके बाद इनके तहद्दी गए। रवैया तो इनका ठीक होना चाहिए था। अब वो चाह रहे हैं कि जो मोहब्बत और उल्फत मेरे से गई है, और उनका ख्याल ये है कि ये सारी की सारी अब अपोजिशन के पास, जो आज का हुक्मरान इत्तेहाद बन गया PDM में और पीपल्स पार्टी, ये उनके पास चली गई है। नहीं, मुझे बस मोहब्बत दी जाए, वही उल्फत मेरे साथ की जाए। लेकिन इदारे ये कह रहे हैं कि हमने अपने आप और कोई ये कह रहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इदारे हमने अपनी मोहब्बत या सब कुछ जो भी कहें, इदारा कह रहा है हम ए पॉलिटिकल हैं और हमें उसी तरह लिया जाए। अच्छा, अब उसकी तकलीफ में चूंकि अपोजिशन कामयाब हुई और हुक्मरान बन गई और इमरान खान साहब चले गए अपोजिशन में, तो वो मसला वो समझते हैं कि शायद चूंकि उन्होंने जो अमेरिकी चूरन मार्केट में बेचा के किया जो कि बिक रहा है, तो वो समझते हैं कि मैं इस प्रेशर से इदारे को भी अंडर प्रेशर लाऊंगा, हुकूमत को भी लाऊंगा, और मैं इलेक्शन जल्दी कराऊंगा कि शायद मेरी एक बड़ी पॉपुलर इस वक्त गेम बनी हुई है और मैं इलेक्शन स्वीप कर जाऊंगा। किसी भी सियासतदान के ड्रीम होता है, होना चाहिए, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार अपना रहे हैं, इसलिए पाक फौज की DGISPR कॉन्फ्रेंस भी की और उस दिन बयान भी जारी हुआ कि जनाब न किए, आप हमें ना लाएं। अच्छा, अब ये जो रविश है ये वहां पहुंचा रही है कि जिस पे कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये वो चाह रहे हैं कि, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि फिर कुछ नहीं बचेगा। तो जाहिर है कि फसाद अगर इस मुल्क में होगा, जो कि इस वक्त एक अनार्की की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रही है, होना ये चाहिए कि आप इक़्तिदार में हो या ना हो, आपको मुल्क सबसे पहले ख्याल करना चाहिए। उसी की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम से बाकी सारी ख्याल होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। ऑब्वियसली आमिर साहब, पंजाब की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। जो आईनी बहरान है, हमें लग रहा था कुछ खत्म होगा, लेकिन ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और एक बार फिर सदर मुमलिकत ने जो गवर्नर पंजाब को हटाने की जो वजीर आजम की समरी है, वो एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। अब ये मामला भी अदालतों में जाना है, ये वहां पे जाके हल होगा। मैं जब सदर साहब की बात कर रहा था ना, मैंने असल में इसी पॉइंट पे उस वक्त भी आ जाना था। मैं अब आपको बताऊं, सदर साहब जब अपने आप को बचा रहे हैं, PTI के हुक्मरान जो लीडर्स हैं वो सारे ऐवान सदर में बैठ के बैठक करते हैं, मुशावरत करते हैं। उन्होंने कल एक अपने आप को आइन से मुतजाविज मुसव्वर करते हुए एक ऑर्डर कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मुस्तरद करता हूँ। वो पहले 15 दिन वाली एडवाइस मुस्तरद कर सकते थे, ये उनका राइट था कि वो लिख के भेजते, लेकिन ये जो आखिरी एडवाइस दूसरी दफा गई और 10 दिन उसके ऊपर बाइंडिंग थी, उन्होंने नहीं मानी, तो उसके नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार डिस्क्रिशन का एज सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं उसके अंदर, और मौजूदा चीफ जस्टिस एक केस में ऑथर हैं, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा उसमें ऑथर हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि सदर कोई फैसला जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन में आता है और उनकी एडवाइस पे है, उसमें अपनी मर्जी नहीं कर सकते, राय दे सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट कोई कानून पास करे तो सदर 14 दिन रोक सकते हैं या उस पर लिख के भेज सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे दोबारा कर दे मंजूर उसी कानून को, तो वो ऑटोमेटिकली मंजूर होता है और उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग पर बाइंडिंग थी, लाजिम था कि वो इसको बरतरफ करने की अप्रूवल दे देते। जब नहीं दी तो कैबिनेट डिवीजन ने जब सुबह आज 10 तारीख सुबह हुई 12 बजे, हमने ये खबर ब्रेक की एक्सप्रेस न्यूज पे कि जी वो बरतरफ हो चुके हैं और आज उनको गवर्नर हाउस में नहीं आने देंगे, क्योंकि अब उनका इख्तियार खत्म। ये बात इन सबको पता थी। बेसिकली ये एक सियासी तौर पे अपना शोर मचाना चाहते हैं और वो जो हैजान बर्पा करना है ये उसका हिस्सा है। अच्छा, लेकिन अभी भी जो बॉल है वो तो फिर स्पीकर पंजाब असेंबली के कोर्ट में चली गई। इसका मतलब है कैबिनेट का जो ओथ टेकिंग है, जो हलफ बर्दारी है आमिर इलियास राणा साहब, वो तो फिर अभी तवालत का शिकार हो जाएगी, ऐसा लगता है। आपको बिल्कुल समअप कर देता हूं। देखें, मजे की गेम ये हुई है कि हमारी इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर आईनी तौर पे हो चुके हैं चौधरी परवेज इलाही, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि उन पंजाब असेंबली से कंट्रोल खत्म हो गया। अब जब उनका कंट्रोल खत्म होता है तो जो उनके आज के मुखालिफ हैं, पुराने साथी डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी, वो कायम मकाम स्पीकर बन गए। तो पंजाब असेंबली पे इख्तियार उनका आ गया। तो सबसे पहले अब वो इनमें से कायम मकाम स्पीकर के तौर जो गवर्नर बन गया, क्या वो नहीं लेंगे? वो उनकी आईनी तौर पे एक जिम्मेदारी है। वो ये चाह रहे थे कि आप गवर्नर नया लगा दें। अच्छा, गवर्नर नया लगता है तो ओथ हो जाएगा पंजाब कैबिनेट का, जो आप सवाल कर रहे थे, तो फिर तो वो फंक्शन बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। अब नहीं होता
तो दोस्त मोहम्मद मजारी सबसे पहले वो जो उनके अपने खिलाफ आई हुई है तहरीक अदम इत्तेमाद उसको क्लियर कराएंगे, क्योंकि वो तो पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही काफ लीग ने करनी है ना मंजूर, कि अगर उनके खिलाफ बिल्कुल सही वो बचते हैं तो वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ स्पीकर के तौर पे फौरन अदम इत्तेमाद को वोटिंग कराएंगे। वो फारिग होते हैं तो कायम मकाम स्पीकर वो हो जाएंगे और गवर्नर पंजाब के तौर पे वही जाएंगे, वो ओथ भी ले लेंगे, नया स्पीकर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बीच में क्या गेम है? उनका ख्याल ये है पीटीआई का कि गवर्नर इधर इलेक्शन कमीशन में 20, 25, 26 लोगों की जिन्होंने पीटीआई के लोगों ने वोट दिया है हमजा शहबाज शरीफ को, उनको इलेक्शन कमीशन ना अहल करार दे दे, वो डिसीट हो जाए। गवर्नर ये कहे कि आप एतमाद का वोट लीजिए हमजा शहबाज। मतलब आमिर इलियास राना साहब, पहले इमरान खान साहब क्रेडिट लेते थे कि उन्होंने कौम को सियासत पढ़ाई, फिर वो कहते थे कि मईशत पढ़ाई, तो ये कौम को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कौम को आइन भी पढ़ा दिया, क्योंकि आइन के इतनी इंटरप्रिटेशन सामने आई हैं इन सारे वाक़यात के बाद, हमें भी समझ आना शुरू हो गया है। और बहरहाल चले, थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राना साहब, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे जी। सिचुएशन क्या है आपके सामने है, हमने आपके सामने रखी है, सिचुएशन पे बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ओहो, अच्छा, वेलकम बैक। और आ गए, थोड़ा हम स्लो चल रहे थे। मुजम्मती किस्म की गर्मी है, एक नई टर्म मेरे माइंड में आ रही थी, इस गर्मी की मजम्मत की जानी चाहिए, इतनी गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है जी। और इस गर्मी के हवाले से आपको ये भी बताएं कि अभी कम हो नहीं रही है, ये हाईएस्ट लेवल पे इस वक्त कहना चाहिए कि जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि 50 डिग्रीज को टच कर सकता है ये जो टेम्परेचर है जी। बिल्कुल, रिपोर्ट्स आ रही हैं दादू वगैरह के अंदर, और लाहौर में तो वैसे 40-42 तो चलता रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है उस लिहाज से। खैर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त इसके असरात देखने में आ रहे हैं। हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, शदीद खतरात है। मौसम गर्मा में इस वक्त जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ होने जा रही है, और आपको याद होगा कि पिछले साल भी एक हीट वेव आई थी। इस हीट वेव की बदौलत इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। खास तौर पर हम अगर कराची में बात करें तो पिछले चंद सालों का अगर हम डाटा उठाएं तो सैकड़ों अफराद इस वजह से हलाक भी हुए। आज हम इसी हीट वेव और गर्मी से बचने के लिए कुछ आम मालूमात आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खतरनाक गर्मी कैसे है, कैसे पॉसिबल। ऑब्वियसली हीट वेव है, और इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि आइंदा जाके गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगी, तो उसमें खुद को आपने कैसे प्रिवेंट करना है या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या ले सकते हैं, उसी पे बात करते हैं। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर, ऑब्वियसली ये जो गर्मी वाला मामला है हर साल आता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे तक रिपोर्ट्स हैं कि गर्मी आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ होगी। जो हीट वेव का मामला है, इसमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी आप क्या रिकमेंड करेंगी लोगों को कि किस तरह से एहतियात की जानी चाहिए, क्या हमारे पैटर्न्स होने चाहिए लाइफ के? अस्सलाम वालेकुम इमरान एंड अर्मला, बहुत अच्छा टॉपिक आपकी एक्सप्रेस न्यूज़ की जो एक्सप्रेसो की टीम है वो सामने लेकर आई है, क्योंकि डेफिनेटली ऑल ऑफ अस नो कि इस बार गर्मी हद से ज्यादा पड़ रही है, सबको फील हो रही है, और भाई आगे पढ़ने भी वाली है। ऑल दोस पीपल, सबसे पहले जो हमारी तरह घरों से बाहर निकलते हैं काम के लिए, जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते या घर में कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे ही ऑफिस से आते हैं हाइड्रोथेरेपी करें। हाइड्रोथेरेपी आपके पास एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी अर्मला और एज ए डॉक्टर भी, हाइड्रोथेरेपी समथिंग कि जब आप घर आते हैं ठंडे पानी के टब में आइस क्यूब्स लेकर उसमें अपने पैर रखते हैं, वेन्स फ्रॉम योर फीट दे आर कनेक्टेड ऑल द वे इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में इमीडिएटली टेम्परेचर भी लो डाउन होता है और वो टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है। और एक प्रैक्टिस आप डेली करें, ये कल मैं एक और जगह भी शेयर करी थी, सैंडलवुड पेस्ट और अर्के गुलाब लेकर उसका मिक्सचर करके माथे पर बाहर से आते ही लगा लें, इसका इमीडिएट कामिंग इफेक्ट है। वी मिस्ड इट सर, अर्के गुलाब और किस चीज का पेस्ट? सैंडलवुड पेस्ट इमरान, सैंडलवुड पेस्ट ये करके, और बॉडी के आप जिस हिस्से पे भी करेंगे ना, ये उस हिस्से को कूलिंग देगा। लेकिन क्योंकि हमारा सबसे गर्म रीजन ये वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है, तो आते ही अगर आप माथे पे करेंगे कामिंग इफेक्ट है। अटेंशन और फोकस, वो जो ऑफिस से जो लोग आते हैं, आप दोनों बात से रिलेट करेंगे, जब हम घर में आते हैं गुस्सा जो एक एजिटेशन होती है चढ़ी हम सब ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोट। तो अगर इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, वो भी थोड़ा सा कम होता है। और सबसे बड़ी गलती, रेफ्रिजरेटेड वाटर ना पिएं, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने कुछ साल लगा के की है। एक्चुअली रेफ्रिजरेटेड वाटर बॉडी में हीट स्ट्रेस बढ़ाता है। मट्टी की हांडी में आपका पानी होना चाहिए, वो बॉडी में हीट स्ट्रेस आपके पास आदत हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता आपको फ्रिज के अलावा पानी पीने की। इस पे लोग अक्सर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ठंडे पानी के बगैर तो हमारी प्यास ही नहीं मिटती, ठंडा पानी जब तक ना पिए। ये आर्ग्यूमेंट मेरी भी है सर, इसका कोई काउंटर जवाब दे मुझे। कुछ लोगों को तो वैसे मजा ही नहीं आता ना, कुछ लोग कहते हैं प्यास ही नहीं मिटती ठंडे पानी के बगैर।
जिस तरह लोग समझते हैं कि जो मीठे मशरूब है वो एक्चुअली आपको ठंड पहुंचाते हैं, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये आपकी असल में बायोमेडिकली आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस बढ़ाते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज का लॉजिक समझना शुरू कर देते हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। आपको मैं बताती हूँ, इफ यू वांट टू इंक्रीज वो जो गर्मी से फटीग और वो जिस्म से जान निकल रही है उस वाली फीलिंग को दूर करने के लिए, टेक 10 ग्राम्स ऑफ राइस और 60 मिलीलीटर वाटर, 10 ग्राम पानी 60 मिलीलीटर, 10 ग्राम चावल 60 मिलीलीटर पानी, उसको मट्टी की हांडी में डालें और उसको 5 से 6 घंटे वहां पे रहने दें। ये बन गया राइस वाटर। अब ये पानी जब आप पिएंगे, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ बी विटामिन। बी विटामिन का काम क्या है? जिस्म को एनर्जाइज करना, खाने से तवानाई निकाल के जिस्म को देना, और आपका मूड और एनर्जी लेवल बेटर होगा और बॉडी में आपके पास जो हीट स्ट्रेस है वो भी कम होगा। अगर किसी को एकदम से क्योंकि मैं अगर सुबह मेरे साथ ये होता है कान लाल हो जाते हैं, वो आप एकदम जो है में जा रहे होती है, आप क्या करें, कैस्टर ऑयल लेके कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड उसका अपने बिग टो पर आप, बिग टो जो होता है वो टीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में, आपका टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, आप कूल डाउन होती है। सर, आई विश हमारे पास और टाइम होता, हम और आपसे टिप्स लेते, लेकिन स्टिल जो आपने हमें टिप्स बताए दे वाज सो हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपने बहुत अच्छा बता दिया हीट वेव से बचने के तरीके। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें फेरा फैज गई अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक एग्जीबिशन हुई। उस एग्जीबिशन में क्या था, देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाइख्तियार औरत मुस्तहकम माशरती निज़ाम की ज़ामिन है। हकूक़ निस्वा की बात की जाए तो बाइख्तियार होना हर औरत का बुनियादी हक है। आज मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल में, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन का इनाकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ फ़नकार अपने फ़नपारों की नुमाइश करेंगे। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर फ़कीर खाना म्यूज़ियम की जानिब से तारीख़ी पेंटिंग्स की नुमाइश भी की जाएगी। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर सैयद सैफुद्दीन बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, और मुझे ये बताएंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन हो रही है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, अब आपने देखा है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वॉक्स होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि आर्ट को बीच में लेके आएँ। हमारी जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल, उनकी सोच, उनके ख्वाब, जिस तरह इस एग्जीबिशन का नाम है बुल्ले सपने अपने, तो उनके ख्वाबों की ताबीर हो, कैसे हो, आर्ट के ज़रिए भी हो सकती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुल्फ़ी साहब का, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के जो हमारे डायरेक्टर डीजी हैं, उनका बेपनाह ताउन रहा। सर मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में फेमिनिज़म और वुमेन एम्पावरमेंट ये एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? देखिए, फेमिनिज़म तो होना ज़रूरी है। एम्पावरमेंट से मुराद है कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। वो जो सोचती हैं, वो जो चाहती हैं, वो उसको तकमील तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। और मर्दों का ये फ़र्ज़ है कि उनको सपोर्ट करें उनके ख्वाबों को बुनने में। एक मर्द का क्या रोल हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट में? देखिए जी, एक बाप का रोल बेटी के लिए होता है कि बेटी के ख्वाबों की ताबीर करे। हाँ। भाई का ये रोल है कि अपनी बहन के ख्वाबों के साथ जुड़ जाए, उसको पूरी सपोर्ट दे। सर, आज जो पेंटिंग्स के अंदर एग्जीबिशन हो रही है, वो पेंटिंग्स आपने किस बेस पे सिलेक्ट की हैं और उनको सिलेक्ट करने की वजह क्या? उसमें औरतों के ख्वाब बताए हैं। एक घर पर के अंदर जो हमारी ख़वातीन काम करती हैं, अक्सर हमारे आर्टिस्टों ने उन ख़वातीन को देखा, उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू करने के बाद उनसे इंस्पिरेशन लेके उनकी तस्वीर बनाई। तो आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ इस किस्म के ख्वाब आपको नजर आएंगे। हमारी देखने वाली तमाम तर ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो माशरा है, हमारा जो कल्चर है, उससे आप जुड़ के रहिए। हमारे कल्चर में सबसे खूबसूरत चीज़ है जो शायद किसी और दूसरे कल्चर में ना हो, और वो सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमारे कल्चर में है, दैट इज़ हया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के माशरे में और हमारे इस खित्ते के माशरे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हया की है। और मुझे पता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां कल्चर के इस हिस्से से बाहर नहीं जाती। थैंक यू सो मच सर।
नाजरीन, अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं और आपको एग्जीबिशन दिखाते हैं और इसके साथ साथ आई खवातीन से आपकी बात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, ये जो एग्जीबिशन है इसके बारे में क्या कहेंगे? एग्जीबिशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो ये कि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट्स को अंडर वन रूफ इकट्ठा करना बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये कि सबका काम बहुत अच्छा है। मैंने सारा देखा है, एक एक पेंटिंग देखी है, एंड आई मस्ट से दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि दोनों सेक्सेस जो हैं, मर्द और औरत, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बैलेंस आउट करें, और आदमी जितना औरत को सपोर्ट कर सके करे, और औरत भी आदमी को जितना सपोर्ट कर सके करे। कुछ लोग उसको गलत ले जाते हैं या एक नॉन प्रोडक्टिव उसको डायरेक्शन दे देते हैं, बट इन रियलिटी इट्स वेरी सिंपल। इट्स जस्ट दैट अ वुमन शुड बी अलाउड टू जस्ट बी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरूज इस्माइल, जो को फाउंडर हैं घर पर की। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुझे ये बताएं, ये जो एग्जीबिशन आप लोगों ने आज स्टार्ट की है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो हमारा एक इदारा है घर पर, जिसमें हम बेसिकली ब्यूटिशियंस को ट्रेनिंग देते हैं और उनको हम कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स के साथ। इसकी वजह से उनकी आमदन में 600% ज़्यादा इजाफा हो जाता है। 600% ज़्यादा कंपेयर टू एक सैलून की ब्यूटिशियन होती है। तो हमने 5 साल पहले ये इदारा शुरू किया था और हमारा एक ख्वाब भी था, सोचे एक सपना था, और हम 6 ब्यूटिशियंस के साथ शुरू किया था। ठीक है। आज हमारे पास 300 से ज़्यादा औरतें हमारे लिए काम कर रही हैं। तो ये जो एग्जीबिशन है बुनले सपने अपने, वो ये बेसिकली पैगाम बताना चाह रहा है कि अगर आप एक औरत है और आपके सपने हैं तो आप फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। और हमारे पास आज 42 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, 100+ आर्ट पीसेज हैं, जो यही दिखा रहे हैं कि इन ब्यूटिशियंस की क्या स्टोरीज़ थी, उन्होंने क्या क्या मरहले अपनी ज़िंदगी में पार किए ताकि वो अपने आप को खुद मुख्तार बना सकें। आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं माशरे में? तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के बगैर माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप औरत को आगे नहीं लेके जाएंगे तो आप अपने माशरा को उधर ही उस लेवल पर छोड़ देंगे। आप रिसर्च देखें तो अगर आप औरत को आगे लेके जाएंगे, उसका घर बेहतर होता है, उसकी कम्युनिटी बेहतर होती है, हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है। तो औरत का जो रोल है वो बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मैम, आपका नाम? नीलम इस्माइल। मैम, मुझे ये बताएं कि आज जो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रही है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये बहुत अच्छा आइडिया है, और जो इन्होंने किया है कि अपने ब्यूटिशियंस की स्टोरीज़ पे पेंटिंग्स बनवाई हैं, ब्यूटिशियंस को और उनकी जो वर्कर्स हैं उनको बहुत बूस्ट मिला है, और उन सबको देख के यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मैम, मुझे बताएं कि एक औरत का बाइख्तियार होना माशरे के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि एक अच्छी बाख्तियार औरत ही अच्छे बच्चे हमें देगी, पढ़े लिखे बच्चे देगी, उन पे मेहनत करेगी। अगर एक औरत खुद ही दबी होगी तो वो क्या आगे अपनी बेटियों को और बेटों को क्या सिखाएगी? थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार जुल्फ़ी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरहमरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सर, मुझे सबसे पहले ये जो एग्जीबिशन आज यहाँ पे हो रही है, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है। ये जो एसोसिएशन है घर पर, उन्होंने ये एग्जीबिशन की है बुनले सपने अपने। इस टाइटल से, कितनी खूबसूरत इसका टाइटल है, जितना खूबसूरत टाइटल है उतनी ही खूबसूरत इसके काम है यहाँ पर जो एग्जिबिट हुए हैं। तो सर मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली मेरे नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि वुमेन को उनका जो राइट्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है उनको देना, उनको बराबरी का हक देना। जैसे वोट का हक है, इसी तरह हर चीज़ में उनका बराबर का हक है। वुमेन का ग्रो करना, वुमेन का तरक्की करना एक पूरे ख़ानदान की तरक्की करने के बराबर है। सो इसलिए ख़वातीन को प्रॉपर उनके हुकूक और स्पेस देना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो सर ये जो एग्जीबिशन है क्या ये आने वाले तमाम सालों में होगी? इंशाल्लाह हमारा तो काम ये है, हम लाहौर आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफार्म से पाकिस्तान सोसाइटी को अच्छे आर्टिस्ट दें, अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हम उसमें अपना हिस्सा डालें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम तानिया सुहेल है और मैं डायरेक्टर हूँ शाकिर अली म्यूज़ियम की आजकल। चलें, ज़बरदस्त। तो मैम मुझे ये बताएं कि इस एग्जीबिशन के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या मैसेज जा रहा है इस एग्जीबिशन से सोसाइटी को? सोसाइटी को तो ये मैसेज जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम हो रहा है लाहौर में स्पेशली, और जो आर्टिस्ट हैं चाहे वो सीनियर हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं या मिड करियर हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट क्या एक ही चीज़ है या दो अलग चीज़ें हैं? आई थिंक इट इज़ द सेम थिंग, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो फेमिनिज्म का भी दौर दौरा होगा। इसमें तो यही मतलब है ना कि आप उनके जो हकूक़ हैं औरतों के वो उनको दें, तो चाहे वो फेमिनिज्म हो चाहे वो वुमेन्स राइट्स हों, दे हैव टू बी इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी नेशन। ठीक है, तो मैम आपकी नज़र में एक मर्द का क्या रोल होता है वुमेन एम्पावरमेंट में? मर्द का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वही एक डोमिनेंट फैक्टर है हमारे सोसाइटी में, और वो अगर एक खुले दिमाग का होगा, कुछ उसने इस्लाम को पढ़ा होगा, कुछ उसने ये वाली तालीम ली होगी, तो फिर वो डेफिनेटली इनसिक्योर नहीं होगा अपनी औरत से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपनी बेटी से। तो ये ज़रूरी है एक मेल के लिए कि वो अपने आप में सिक्योर हो और वो अपनी जो है उसके इर्द गिर्द की जो ख़वातीन हैं उनको भी उतना ही सिक्योर रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक आर्टिस्ट समरा चीमा, इनसे हम बात करेंगे इनकी पेंटिंग के हवाले से। समरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। समरा, ये आपकी पेंटिंग्स हैं। जी जी। तो मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, ये पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है? अच्छा, बेसिकली मैं कोरल पे काम करती हूँ, कोरल मेरीन। इफ़ यू डिड स्कूबा डाइविंग तो ज़ेरे समंदर आपको मिलेगा बहुत कलरफुल। तो चूँकि शो के हिसाब से वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो मैंने कलरफुल कोरल को ह्यूमन यानी फीमेल फिगर के ऊपर इस तरह से डिपिक्ट किया है कि वुमेन जो है वो एक बहुत अहम रंग है ह्यूमन लाइफ में। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आदम और हवा से शुरू हुआ था, जो पहला जोड़ा था इस दुनिया में, और उसमें हवा का जो बेहतरीन रोल था आदम की लाइफ में। तो बेसिकली मैंने आज के ह्यूमन को एडम एंड ईव से रिलेट करके तो इस पेंटिंग में अपने तख़य्युलात का इजहार किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किंजा नजम, जिन्होंने ये दो खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाई हैं। किंजा, मुझे ये बताएं, ये जो पेंटिंग्स आपने बनाई हैं इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? जी, the visuals are about inspired by a woman named नीलम, जो घर पर के अंदर ब्यूटिशन हैं, और उनसे मैंने कहा था कि उनको क्या चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि वो रोज़ बिस्तर से निकल के काम पे जाएं। तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी और इंटरव्यू में बताया कि पिंक वॉलेट मनी मोटिवेट्स हर, रिकग्निशन एक उन्होंने मुझे कहा तगमा उनको बहुत रिकग्निशन इंस्पायर करता है, और एक माइक्रोवेव। तो इस पीस का नाम है नीलम्स पिंक वॉलेट। नीलम्स पिंक वॉलेट जी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि और क्या उनको इंस्पायर करता है, तो उन्होंने कहा कि कई दफ़ा आप थके हुए होते हो, आपको एक नया चेहरा, ब्यूटी के लिए आपको अंदर से और एक फाउंडेशन लगानी पड़ती है, अंदर से जो भी आप फील कर रहे हो। सो इसका नाम है लेयर्स ऑफ ब्यूटी, बिकॉज जी, क्योंकि आपके अंदर बाहर की खूबसूरती और अंदर की खूबसूरती दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लगा था? फ्यू मंथ्स जी। इट्स ऑयल पेंटिंग, ये शुरू हुआ था, और फिर नीलम की स्टोरी ने इसको और ऐड उसके अंदर रंग भर दिए। और जो काम है वो विमेन एम्पावरमेंट का है। मेरी सारी आर्ट प्रैक्टिस, आई एम अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट। इट्स अ fabulous thing to see so many artists work. Thank you so much. Thank you. नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जहाँ पर हमने आपको वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन की सैर करवाई, जिसमें 40 से ज़ायद आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि कायनात को बने 1400 अरब या 14 अरब कितना है, 14 अरब यस कहा जाता है, साल हो गए हैं। फ़र्ज़ करें कि नहीं हुए, 1 साल हुआ।
और ये हकीकत अगर आपके सामने आए तो आपको कैसा लगेगा? सोचकर परेशानी भी होती है और हैरत भी, लेकिन इन सवालात के कुछ जवाबात हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, कोशिश की आप तक पहुंचाने के लिए। आज के सेगमेंट साइंस से टेक में वकार अहमद मलिक इसी हवाले से बता रहे हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। कार्ल सैगन हमारे मोहसिनों में उनका शुमार होता है। तमाम साइंसदान जो हम हमारे मोहसिन हैं, लेकिन उसमें से कुछ साइंसदान ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ साइंस करना नहीं था या साइंस में तहकीक नहीं थी, बल्कि आम आदमी को आगाह करने के लिए उनकी जो ज़बरदस्त किस्म की काविशें हैं वो बहुत कमाल है। उन्होंने उसको एक फ़िक्शन का एक अदबी रंग दे के हमें एक्चुअली कायनात समझाई है, जो खारिजी कायनात है और हमारी अपनी ज़ात जो है उसका उसमें मकान क्या है, तमाम चीज़ों को ट्रू जो पर्सपेक्टिव है इन साइंसदानों ने दिया है। कार्ल सैगन बहुत ही कमाल, बहुत ही बड़े आदमी, और कार्ल सैगन ने एक कॉस्मिक कैलेंडर बनाया था जो कि बहुत मशहूर हुआ, और वो एक्चुअली आपको बताता है कि आपके इस कायनात में मकान क्या है और आप कब से हैं और इस कायनात की टोटल जो एज है। कार्ल सैगन के इस कॉस्मिक कैलेंडर को समझने के लिए हमें एक खास मफरूज़ा कायम करना पड़ेगा, और मफरूज़ा ये है कि कायनात को बने या तश्कील पाए, यानी बिग बैंग को हुए 1 साल हुआ है। 13 अरब 80 करोड़ साल नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल हुआ है। यानी इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 1 साल है। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले 1 जनवरी था, और 1 जनवरी की रात 12 बजे थे, और इस वक्त जो है वो 31 दिसंबर है और उसकी रात 12 बजे हैं। सो हम इसको अगर 1 साल में कर दें, तब्दील कर दें, तो हमें जो कायनात में वाक़यात पेश आते रहे और जिस तसलसल से और उनके दरमियान में फासला कितना है, उसका हमें बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाता है। अगर हम बच्चों को ये बताएं तो उनको या हमें खुद भी एक्चुअली वो सही हमारा अपना जो मकाम है, वक्त है एक डायमेंशन के तौर पे, और तमाम चीज़ों का एक्चुअली सही इदराक हो जाता है। जब भी हम 13 अरब 80 करोड़ साल को कन्वर्ट करेंगे 1 साल में, तो 1 साल का जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड जो है वो 450 साल का होगा। ठीक हो गया, 1 सेकंड जो है वो 450 साल का होगा, और 1 दिन जो है ये 3 करोड़ 78 लाख साल का होगा। सो ये पैमाना आपने ज़हन में रखना है, और वैसे जनरली ये रखना है कि 1 साल हुआ है कायनात की इब्तिदा को। सो अब हमने वाक़यात की तरतीब देखनी है। 1 जनवरी को अगर बिग बैंग हुआ है तो 1 जनवरी के बाद 19 जनवरी को सितारे बने हैं, और 19 जनवरी को अगर सितारे बने हैं तो 22 जनवरी को कहकशाएं या गैलेक्सीज बनी हैं, और अगर ये 22 जनवरी को गैलेक्सीज बनी हैं तो उसके बाद जब हम इसको पैमाइश करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि 16 मार्च को हमारी कहकशां बनती है, मिल्की वे बनती है। 16 मार्च को मिल्की वे बनती है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। और उसके बाद अगर हम देखें तो 13 मई को जो हमारी कहकशां है ये इसकी जो डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है। 2 सितंबर को, अब मैं बहुत बड़ा जंप लगा के आगे आ रहा हूँ, यानी 2 सितंबर को सूरज और ज़मीन की पैदाइश होती है, और अगले दिन चांद पैदा हो जाता है। और डेफिनेटली हमें ये समझ आता है कि ये पैमाना कितना ज़बरदस्त है। अगले दिन चांद इसलिए पैदा हो जाता है कि आप आइडिया लगाए कि 4 अरब 53 करोड़ साल पहले ज़मीन, ये जो सोलर सिस्टम है ये वजूद में आता है, ज़मीन होती है, और इसी तरह तकरीबन 4 अरब 52 करोड़ कुछ साल पहले चांद, यानी साथ ही जो है उसकी चांद की तश्कील हुई। तो ज़मीन की कदीम तरीन जो चट्टानें हैं वो 6 सितंबर को ठंडी हुई, यानी ज़मीन की जो पैदाइश है 2 सितंबर को हुई, 6 सितंबर को जो वो चट्टानें थी वो ठंडी हो गई। अब इसके आगे जो कुछ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके आगे फिर हम लाइफ की तरफ आ रहे हैं। 21 सितंबर को प्रोटीन से जिंदगी की इब्तिदा हुई। 30 सितंबर को पौधों में फोटोसिंथेसिस का जो मामला है ये आया। उसके बाद अगर हम देखें तो इस फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार है उसमें इजाफा होता चला गया। तो 26 अक्टूबर को यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ी रह गई और ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफा होता चला गया। उसके बाद अगर हम देखें 9 नवंबर को तो यूनिसेलुलर जानदार जो है वो पानी उस वजूद में आते हैं, और उसके बाद 17 दिसंबर को आप इमेजिन करें कि 1 जनवरी को जो है वो तश्कील होती है, बिग बैंग होता है, और मैं अब 17 दिसंबर में हूँ, और 17 दिसंबर को मछलियाँ पैदा होती हैं। 20 दिसंबर को पौधे जो हैं वो खुश्की की तरफ जाते हैं, यानी आपको मालूम है कि समंदर के नीचे जो है ये प्लांट्स और पौधे थे, और उसके बाद इनका सफर जो है वो इस तरह खुश्की की तरफ स्टार्ट हुआ। तो ये 20 दिसंबर का वाक़या है, और इस वक्त हम 31 दिसंबर में है, तो ये बिल्कुल कल की बात है। अगर स्केल के हिसाब से देखा जाए कि जब कायनात बनी 1 जनवरी को, यानी 13 अरब 70 करोड़ या 80 करोड़ साल पहले, और आज उसको अगर 1 साल में कन्वर्ट किया जाए तो आप इमेजिन करें कि जो पौधे समंदर के नीचे बाहर खुश्की पे निकले हैं, ये 20 दिसंबर को, ये कल की बात है। उसके बाद 21 दिसंबर को जो है वो कीड़े और बीज, और 22 दिसंबर को पानी और खुश्की के जो जानदार हैं एम्फीबियंस, और उसके बाद 23 दिसंबर को वो जो रेंगने वाले जानदार हैं वो आए। उसके बाद 25 दिसंबर को, आप इमेजिन करें अभी 1 हफ्ता पहले की बात नहीं है, 25 दिसंबर को डायनासोर्स आते हैं, और 25 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर को मैमल्स ममालिया आते हैं,
और उसके बाद जो परिंदे हैं वो 27 दिसंबर को 4 दिन पहले। उसके बाद जब हम करंट डेट में आ जाते हैं यानी 30 या 31 दिसंबर में जिसमें इस वक्त हम बैठे हुए हैं, तो इमेजिन कीजिए कि उसके बाद मामला मिनट्स और सेकंड्स की तरफ चला जाता है। सुबह के 6 बजकर यानी अगर हम 30 दिसंबर की बात करें, कल की बात करें, 30 दिसंबर को सुबह के 6:24 पर शाबिया गिरा और डायनासोर्स की बड़ी तादाद को उसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मालिया जो है, मैमल्स जो है, उनके अरूज की बारी आती है। अच्छा, उसके बाद ये 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज यानी आप यूँ समझिए कि कायनात का आखिरी दिन से मुराद ये है कि बिल्कुल लेटेस्ट यानी आज के दिन हम पहुँच गए 31 दिसंबर को। इंसान अभी तक कहीं नहीं है, 31 दिसंबर को हम आ चुके हैं। 31 दिसंबर को सुबह 6:05 पर यानी बंदर और जो ऐप हैं वो अलग हुए और दोपहर को 2:30 बजे के करीब इंसान की जो इब्तदाई शक्ल हमें नजर आती है वो नजर आती है। और 8 मिनट पहले रात के 11:52 पर जदीद जो इंसान जो इस वक्त होमो सेपियंस या इस वक्त जो शक्ल नजर आती है ये 11:52 पे है। उसके बाद 2 मिनट पहले यानी 11:58 सिर्फ 2 मिनट पहले इंसानों ने गारों में मुसव्वरी शुरू की और आखिरी मिनट के यानी हम बिल्कुल आखिरी मिनट में आ गए। 31 दिसंबर रात 12 बजे आखिरी मिनट का जो 32वां सेकंड है उसमें हमने ज़राअत स्टार्ट किया, ज़राअत शुरू किया इंसान ने। आखिरी मिनट की जो 47वीं सेकंड है उसमें इंसान ने कांसी बनाना जो है वो शुरू किया। 49th सेकंड में पहिया ईजाद हुआ। वादी सिंध की कदीम तहजीब का सेकंड भी तकरीबन यही है। 55th सेकंड में आखिरी मिनट के 55th सेकंड 5 सेकंड पहले कॉल सेकंड के इस पैमाने को अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 सेकंड पहले जो है वो मसीहियत आती है और तकरीबन 56 सेकंड पे यानी सिर्फ 4 सेकंड पहले इस्लाम आता है। उसके बाद जो स्लेबी जंगें हैं वो 11:58 सिर्फ 2 सेकंड पहले स्लेबी जंगें हुई हैं। और इस तरह कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया है और फिर यूरोप में जो निशात सानिया है वो आता है बिल्कुल आखिरी सेकंड में। और जब ये सेकंड शुरू होता है तो आप यूँ समझें कि जो जलालुद्दीन अकबर का ज़माना है, उस्मानिया जो सुल्तान है उसने खलीफा का लक़ब इख्तियार कर लिया है, या कोपरनिकस के पेश करदा ख्यालात ने हर चीज़ जो है वो तब्दील करके रख दी है और नई जो तरक्की है उसकी बुनियादें रख दी हैं और उसने बता दिया है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता वगैरह वगैरह। अब इस आखिरी सेकंड में दुनिया का ताकत का जो तवाज़ुन है वो बदला और फिर वो यूरोप की तरफ जो है वो ताकत उस साइड पे चली गई। ये सारी चीज़ें जो है वो आखिरी सेकंड की हैं। मोलक जो है वो हथियार ईजाद होते हैं, इंजन ईजाद होता है, न्यूटन से लेके आइंस्टाइन की फिजिक्स तक ये तमाम चीज़ें जो हैं ह्यूमन और ये तरक्की और ये बड़े नज़रियात और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आखिरी सेकंड यानी अगर कायनात को कॉल सेकंड के पैमाने से परखा जाए या देखा जाए तो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग होता है। तो अगर इसको हम 1 साल तस्वुर करें तो इस 1 साल के इस वक्त आखिरी सेकंड में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और ये जितना हम चांद पे पहुंचे हैं, ये जो एंड्रॉयड का ज़माना है, ये स्मार्टफोन्स का ज़माना है, ये जो इंटरनेट का ज़माना है, ये जो इंफॉर्मेशन एज है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आखिरी अगर सेकंड को भी हम तोड़ लें तो मतलब तकरीबन वहाँ पे हैं। तो इससे जब आप बच्चों को ये बताते हैं कि आज से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ और उसके बाद काज एंड इफेक्ट की एक चेन चली और एक यूनिवर्स जो है उसकी तश्कील हुई, कायनात की तश्कील हुई, सितारे बने और कहकशाएं बनी, इससे उनकी जो कॉन्सेप्ट है या ट्रू पर्सपेक्टिव है वो कभी भी डेवलप नहीं होगा अनटिल कि उनको आप ये इस तरह का कुछ स्केल बताएं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ाएं या कायनात के वाले से कोई भी चीज़ पढ़ाएं या तो उसका स्केल देना, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर ना होंगे तो उससे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इमारत खड़ी करनी है उस बच्चे ने, उसने कोई बड़ा काम करना है। अगर वो कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही घूमता रहा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो स्केल ऑफ द सोलर सिस्टम उसको विजुअलाइज करवाना, उसको सही स्केल समझाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको कायनात की इब्तिदा पढ़ा रहे हैं कि अब तक क्या है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम आखिरी सेकंड के अंदर ये सब कुछ जो कुछ हुआ है और इससे आइडिया होता है कि कायनात जो है जो टाइम है उसका स्केल कितना बड़ा है। 14 अरब साल एक्चुअली होते कितने हैं और हमें आए हुए कितना टाइम हुआ है जो कि 2 सेकंड हुए हैं, 3 सेकंड हुए हैं। सो ये था बेसिकली आज का साइंस एंड टेक। और मतलब ये है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो तालीम है, उसकी तरफ एक कमज़ोरी का भी निशानदेही है कि हम जब भी पढ़ाएं तो ऐसे पढ़ाएं कि उसको विजुलाइज करवाएं, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो कोई बड़ा काम करेंगे। देखते रहिए साइंस एंड टेक।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जो टाइम गुजर रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, हम कुछ सोशल मीडिया की बात करते हैं। आजकल एक तो ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा वो है सबके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाने का, और हर कोई ये कोशिश करता है कि वो सोशल मीडिया पे अपना एक इम्पैक्ट डाले। एक लिहाज से चीज़ बड़ी अच्छी भी है कि वो सबको एक बराबर मौके सोशल मीडिया फराहम करता है कि वो अपना लोहा मनवाएं, जो सलाहियत उनके अंदर है। कुछ लोग इसमें हाईलाइट हो भी जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें या पर्सनैलिटी कह लें मौजूद हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान आसिम है। बहुत से लोग जो कि मीम्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मीम्स को फॉलो करते हैं, दे नो आसिम व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट ही इज़ मेकिंग। तो कुछ पिछले दिनों में ट्रेंडिंग के अंदर भी रहे। मैं लेडीज़ हूँ, एक वीडियो उन्होंने बनाई जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, मीमर्स की दुनिया में बड़ा उनको सराहा गया। तो हमने सोचा ज़रा उनसे बात करते हैं। अभी ग्रोइंग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ज़रा उनके आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करें लाइफ में, आगे क्या और अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो अपनी इस सोशल मीडिया जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि ये आगाज़ कैसे हुआ। आपकी वीडियोस हमने चंद देखी भी, बड़ी मज़ेदार होती हैं, आप रिलेट कर सकते हैं बहुत सारी अपनी आम जिंदगी से, अपने इर्द गिर्द लोगों से, तो इस हवाले से भी बताएं। अच्छा, सो मैंने टिकटॉक शुरू की थी लाइक लास्ट ईयर, और तब इट वाज लाइक अ वेरी सिंपल थिंग, बट 2022 के स्टार्ट में या 2021 के एंड में आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक डिफरेंट टिकटॉक्स व्हिच वाज लाइक विद माय वॉइस, या फिर मतलब कि उसमें कोई कैरेक्टर होता था, एंड आई स्टार्टेड introducing अपने कोई characters which were different from like the content which was already on Pakistani TikTok. और फिर उसने escalated because I used to do relatable content जो मेरे इर्द गिर्द मैंने देखा हो या what I've grown up with or what I see around me, और अगर वो कुछ serious होता था I turn it into something funny and portray it to people. ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लेडीज वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब बीइंग अ मेल, आपने लेडीज के ऊपर और थोड़ा सा उसमें उस कॉमिक कैरेक्टर्स बना के वीडियो क्रिएट की, और इसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। इसकी पसंद करने की वजह बुनियादी तौर पे क्या थी? क्या वाज देयर समथिंग यू बिलीव कि जब भी आप ऑपोजिट जेंडर के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है? वाज दैट द रीज़न? बिकॉज हमें याद है कुछ दिन पहले राहिम परदेसी हमारे शो में थे और उनका भी एक कैरेक्टर नसरीन बड़ा फेमस हुआ था। तो इसी तरह से एक शुमाइला भट्टी कैरेक्टर है, वो भी बड़ा फेमस हुआ था। तो क्या आपने इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर लेडीज के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश की कि वो ज्यादा वायरल होती है? वजह क्या थी इसके पीछे, लॉजिक क्या थी? अच्छा, इसके पीछे there wasn't कोई very big logic, but एक logic थी कि I have seen multiple fights in public, और उसमें basically aunties को like मैं लेटेस्ट हूँ, it's always there, मतलब कि ये एक phrase होता है which is used. I wanted to portray वो एक आंटी who's a basic, अगर हम वो वाली आंटी अगर आपसे कहें कि हमें जरा करके थोड़ा दिखाएं, आप चूंकि हमारे साथ हैं ही। हाँ, मतलब आंटी बन के दिखाएं जो पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा लड़ती झगड़ती बहुत ज्यादा है, कोई कमेंट या कुछ भी ऐसी चीज आंटी को जो आप रिलेट कर सके हम लोग जरा। अच्छा, मैंने तो सुना हुआ था ना, इट वाज कि मैं लेटेस्ट हूँ, वो अगर कोई लाइन वगैरह की कोई लड़ाई, they wanted to favor themselves, okay, कि बस मेरा काम हो जाए, तो they always say this word. So I was like, let's incorporate this into a video ताकि it is more relatable. And in my opinion कि ये इसलिए it went viral क्योंकि एक तो जो मेरे साथ character होता है, there's another character, it's called and then there's this dialogue which is relatable to people, क्योंकि लोगों ने ये होते हुए देखा है, it happens really often, I've seen it happen a lot of times, ठीक है? तो इसलिए I feel like the relatable factor was इसी वजह से it got views. अच्छा अब्दुर्रहमान, वो अभी आपने हमारी शायद पॉइंट नहीं समझा। हम ये चाह रहे थे कि अगर आप हमें लाइव वो आंटी बनकर दिखा दें तो हमें मजा आएगा, वी कैन रिलेट। हम आपकी वीडियोस तो देखते रहते हैं, लाइव भी एक क्रिस्प आएगा। सो कोई आंटी जो कमेंट पास करती हैं, मैं लेडीज हूँ वाली जो आप अभी लाइन बोल रहे थे, उसी तरह का कुछ अगर आप हमें परफॉर्म थोड़ा सा करके दिखा आप चाहें तो मैं आपके लिए दुकानदार बन सकता हूँ और आप एक खरीदार बन जाइए। वाह वाह वाह, ये तो इससे लीथल कॉम्बो हो ही नहीं सकता कोई। जी आसिफ। अच्छा, it's basically like कि अगर they're in some line, ठीक है, तो वो बस चाहेंगे they're like पढ़े हो, मैं लेटेस्ट हूँ, मेरा कर दो, बिल कर दो, पहले ये कर दो, वो कर दो, like they just want, मतलब कि they use this as like some, अच्छा, this is basically situational comedy जो आप करते हैं। एक तो ये कि ये जो आइडियाज हैं, ये आप इस पे क्या बाकायदा तौर पे काम किया जाता है या कोई वाकया देखा
और वो वाकया इंस्पायर कर गया और आपने यार इसमें वीडियो बनाते हैं यार। उमूमी तौर पे तो मैंने देखा ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बाकायदा तौर पे किसी सर्टेन सब्जेक्ट को लेकर काम करते हैं और उसके ऊपर आइडियाज़ लिखते हैं, जॉट डाउन करने के बाद देन दे वर्क ऑन इट एंड देन दे शूट इट एंड यू नो उसको वो करते हैं। आपका क्या तरीकाकार है? I saw this one audio खाली किसी लड़ाई की, उसके अंदर an auntie was screaming this thing, ठीक है? तो I was with my friends and मतलब कि my friends do TikTok too, so I was like let's make something और फिर I was like incorporate this video on it, तो इस तरह it escalated और फिर हमने different scenarios करना शुरू कर दिया उसके through, तो मतलब कि वो खुद ही एक तरीके से it became very like people started liking it a lot, it had like a own fan base। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल रहमान, ऑब्वियसली अभी आपने बताया, आप बता रहे थे कि आपको कुछ वीडियोस भी आई ईद के ऊपर, लोगों ने मेहंदी के ऊपर आपके स्ट्रेंड के साथ जरा एसोसिएट किया। मैं लेडीज यही आप लेडीज बोलती हैं, क्या बोलते हैं, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? स्पेल वाज लाइक LADIS। To make it more funnier, it's Ladis. Ladis. Okay, that's right. That's pretty cool. Yeah, okay. So ये वाला ट्रेंड भी हमें बताएं क्या? इमरान को ना आपको देखकर ही कुछ होने लगा। ये टैगलाइन तो मजे की है, अभी अच्छी लग रही है। तो अब्दुल रहमान फर्दर किस पे काम कर रहे हैं आप? मतलब फर्दर कोई और टैगलाइन कुछ और ऐसा? वीडियोस में कुछ ऐसा नया क्रिस्प देखने को मिले हमें? अभी तो मतलब कि मेरी ना लाइक मिक्स्ड टिकटॉक्स आती रहती हैं, देयर इज ऑलवेज अ न्यू सिनेरियो जिसको आई एम कंटिन्यूइंग। जैसे दिस इज नॉट माय ओनली सीरीज, देयर इज दिस वन विद टीचर्स जो होती है व्हिच आई पोस्ट कभी-कभी, एंड देन देयर इज अनदर वन, द ब्राइड वन, इट गोज ऑन। साथ ही साथ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो डल रहा होता है। और जो ये वीडियोस होती हैं, आई टू मेक देम मोर एक्सक्लूसिव, आई पोस्ट देम वंस और ट्वाइस अ मंथ या थ्राइस अ मंथ, ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए। सही, ठीक चलें आसिम, विश यू ऑल द बेस्ट वेरी मच। आप आए और चलें कलर हमारे शो में एक नया आया और हम उम्मीद करते हैं कि आप नई कोई डिफरेंट टैगलाइन लेकर आए। लेकिन एक चीज़ इनके सारे इस मामले में बड़ी इंस्पायरिंग है कि उन्होंने एक वाकया देखा, देन इन्होंने वो पब्लिक को शूट करके दिखाया, वो जैसा भी था, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट किया। ये डेली बेसिस की, हाँ, डेली बेस पे आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोगों को देखते हैं, आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी होनी चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना है। इट्स अ टास्क ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल वी विश अब्दुल रहमान वही बेस्ट ऑफ लक। आप तो कह सकती है मैं लेडीज हूं, बिकॉज़ यू आर। व्हाई वुड आई से दैट? ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। कवलड़ा ना बोल बैठी हुंद खसम नाराज बड़ बोलियां दे, बोली कांते कोयल दी दिस दिए, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे, उदल गया नू है सरकार पैन तके होए, ते शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे, माही वे तेरे वेखण लई चुक चरखा गली विच डावां, वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली विच डावां, मैं लोकां पाने आप कत दी, तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखण नू वसन नहीं देंदे, सौरे पेके मैनू तेरे पैण भुलेखे, ते हुण मेरा ते हुण मेरा दिल करदा घर छड़ के मलंग बन जा, वे माया तेरे
वेखण लई। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। एहसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। वडालियन ब्रदर्स, वडालियन घराने से इनका ताल्लुक है, जो कि इनका घराना है और एक लेगेसी है जिसको ये लेकर चल रहे हैं। और क्या खूबसूरत कलाम इन्होंने अलग हमें सुनाया। पहले हमने कहा पहले बातचीत शुरू करते हैं, फिर जब इन्होंने हमें ऑफ देयर सुनाया हमने कहा नहीं पहले गाना सुनते हैं फिर इनसे बात करते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। एहसन कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह यार बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आ गया। आप ये कहाँ से छुपे हुए लोग सामने आ जाते हैं हमारे, मतलब हैरान ही हो जाते हैं। कब से चल रहा है ये गायकी का सफ़र? वैसे घराना तो है लेकिन बाकायदा कब से गा रहे हैं? बाकायदा तकरीबन 2012 से मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले दादा अबू से 2005 से, तो बहुत अरसा हो गया। हाँ जी, नहीं 2012 से। ओके 12 ठीक है। तो दादा अबू से सीखते, वैसे वो सुनते रहते थे अक्सर। वो मुझे स्कूल में जब हम गुनगुनाते तो उनको नहीं पता था कि ये गाता है, क्योंकि मैं उनको सुन रहा होता था। और ये जो कलाम आपने गाया ये तुफैल न्याज़ी साहब ने गाया? हाँ जी, उन्होंने भी गाया। बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली आपके घराना तो है लेकिन स्टिल म्यूजिक को लेके आगे आना, आपकी आवाज़ अल्लाह ने आपको अच्छी दे दी, फिर आपने सीखा बाकायदा तौर पे, और किस तरह से आप किस जॉनरा के ऊपर आप म्यूजिक को अपना ज़्यादा परसू कर रहे हैं? सभी जॉनरा जितने भी है, मैं पॉप एंड रॉक बहुत मज़े से गाता हूँ। अच्छा, और कोशिश करते हैं कि क्लासिकल, क्योंकि बड़ा एक मुश्किल सब्जेक्ट लोगों के लिए बन चुका है, उसको बाआसानी रॉक स्टाइल में और पॉप स्टाइल में उस छोटी छोटी सी मुरकनी जो आप लगाएं ताकि लोग सुने। और अब तो बहुत ज़्यादा लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, जैसे फ्यूजन बैंड आए और उन्होंने क्लासिकल को फ्यूजन करके तो लोगों तक पहुंचाया। इसी तरह सूफियाना एक छुप गया था, सूफीज़म जो था, तो भी उसको सामने लेके आना, और जो बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं और जो बुज़ुर्गों ने गाई हुई है उनको यूथ तक पहुंचाना, ये अब दादा अबू के बाद मेरी कोशिश है कि मैं उसको। अच्छा, आजकल तो ये हमने देखा है कवाली का बड़ा ट्रेंड है, बहुत लोग कवाली को सुनते भी बहुत ज़्यादा, और अब एक नीश उसमें आ गया है, एक मार्केट है कवाली की भी। मतलब पहले लोग कवाली को एक टोटली या तो सूफियाना या मजहबी अंदाज के अंदर रखते थे या उस तरीके से, लेकिन अब विद द टाइम जो वक्त आगे बढ़ रहा है लोग कवाली को अपनी इवेंट्स का हिस्सा भी बना रहे हैं। तो उस जाने भी कोई आपका रुझान है कवाली? बिल्कुल, कवाली के इवेंट्स मेरे पास आए थे तकरीबन 2-3 इवेंट्स, तो क्योंकि मैंने दादा अबू से अंदाज सुने हुए थे, मोहम्मद अली फरीदी साहब कवाल, नुसरत फ़तेह अली खान साहब और इस तरह के बड़े लेजेंड्स, उनके मुँह से सुने। फिर जब उनको सुना, और दादा अबू भी हर तरह का गाते थे, ज़्यादातर क्लासिकल उनका जो रियाजत थी वो क्लासिकल थी, लेकिन वो सभी स्टाइल गाते थे। तो फिर मैंने जब इवेंट किया तो मुझे खुद यकीन है, पहली मरतबा जब मैंने जितने म्यूजिशियन थे उन सबको बताया कि मैं कवाली पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो वो यकीन नहीं आया, कहता आप सच में आप कर रहे हैं? वाकई में ऐसे लगा जैसे, क्योंकि वो कवाली के अंदर ज़्यादातर क्लासिकल इस्तेमाल। अच्छा, ये जो गाते हुए कुछ ये जो जगह, ये मुर्गी का लफ्ज़, ये जो जगह कहना है, क्या ये भी आपको उस्ताद ही बताते हैं ये, या ये कॉन्फिडेंस एक होता है ना, एक एतमाद होता है कि आपने चलते चलते एक माइक्रो सेकंड के अंदर एक ऐसी जगह कह के निकल जाना है आगे जो कि समझने वाले को समझ आ जाए और आप अपनी महारत भी दिखा जाएं? बिल्कुल। तो क्या ये भी उस्तादी के जरिए ही आता है या फिर आपके अपने अंदर बिल्ट इन होता है और एक रूहानी एक ताल्लुक होता है, गाते गाते जहन में आई जगह कहीं और निकल गए और गले ने इजाजत भी दे दी कहने की? इसके लिए सबसे ज्यादा तो आपकी आमद भी है अल्लाह की तरफ से, लेकिन आमद तब है जब आपकी अल्लाह पाक ने ये जो चल रही हैं आपने सुना है और सीखा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये किया, उसके बाद अब ये वेरिएशंस है। बेसिक वो एक सरगम थी, एक पलटा था, तो फिर आपको उसको यूज करने की कोशिश करते हो तो इससे मुर्कनी बनती है। ऐसे आपने भी थोड़ा सा गुनगुनाया तो हम चाहेंगे थोड़ा और भी हमारे लिए कुछ गा दें आप। किस तरह का सुनेंगे यार? ये जो एंड पे भी आपने किया थोड़ा अरेबिक टाइप मुझे लगा है। यस, ये मेरा फेवरेट है। तो अगर कुछ ऐसा रीजनल कुछ ऐसा है आपके, कुछ भी, एनीथिंग अप टू यू, अरेबिक टाइप कुछ भी, व्हाटएवर यू फील लाइक, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अल्लाह
शान अल्लाह, तेरा नाम लिए मेरी होवे तसल्ला अल्लाह अल्लाह जल्दे शान बहुत